मेरे पैदा होने की कहानी ही नॉर्मल नहीं थी। उस रात चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं और एक छोटे से घर के अंदर मेरी माँ दर्द से लड़ रही थी। उन्होंने पहले ही एक बच्चे को जन्म दे दिया था, लेकिन तभी वहां मौजूद औरतों को पता चलता है कि अभी उसके पेट में एक और बच्चा है, मतलब मैं। सब लोग घबरा गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वहां मौजूद बूढ़ी अम्मा, उसे सब कुछ पहले से पता था। उसने पहले ही समझ लिया था कि मेरी माँ ट्विंस को जन्म देने वाली है। वो सबको रोकते हुए कहती है, रुको, इसे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, इसे जबरदस्ती पैदा मत करो। पर बाकी लोग हैरान होकर बोलते हैं, तुम क्या कह रही हो, ये चीज इम्पॉसिबल है और ये हमारे हाथ में भी नहीं है। तभी बूढ़ी अम्मा एक अजीब सी बात कहती है। वो कहती है, भले ही यह चीज इम्पॉसिबल लगे, लेकिन इसे होना ही होगा, क्योंकि आगे चलकर यही बच्चे डीमंस को कमांड देने वाले हैं। अब उस वक्त किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आई, किसी को भी नहीं। फिर कहानी चेंज होती है और हमें एक आदमी दिखता है जो बहुत ज्यादा सैड होता है। वो धीरे से कहता है, वो 2 बच्चे जो दिन और रात को अलग करने वाले थे आखिर पैदा हो चुके हैं। और फिर वो एक और डरावनी बात बोलता है, उनके पैदा होते ही तबाही भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद हमें एक टोकरी दिखाई जाती है और उस टोकरी में हम दोनों बच्चे रखे होते हैं। दिखने में हम दोनों काफी क्यूट लग रहे होते हैं, बहुत क्यूट। बट शायद वो क्यूटनेस सिर्फ थोड़े टाइम की थी, क्योंकि हमारी किस्मत नॉर्मल बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं होने वाली थी। फिर कहानी सीधे 16 साल आगे जाती है और यहाँ से मेरी असली लाइफ शुरू होती है। मैं यानी यूरो। उस दिन मैं हमेशा की तरह हंटिंग पर गया हुआ था। मैंने आसमान में उड़ रही एक बर्ड को काफी आराम से निपटा दिया। मेरे बाल पीले कलर के थे, आंखें रेड थीं और गांव के लोग मुझे थोड़ा अलग समझते थे, लेकिन मेरे लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। तभी मैं आसमान में उड़ते हुए जेट्स को देखता हूँ और मुझे वो जेट्स नहीं, ड्रैगन्स लगते हैं। मैं उन्हें देखकर बोलता हूँ, अरे वाह, कितने अच्छे ड्रैगन्स हैं, लगता है इनका पेट खराब है तभी इतना धुआं छोड़ रहे हैं। उसके बाद मैं अपना शिकार लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगता हूँ। गांव पहुंचते ही मेरा दोस्त डेंजी मेरा इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वो मुझे देखता है बस शुरू हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? अगर तुम्हें माउंटेन्स पर कुछ हो जाता तो तुम्हारी हेल्प कौन करता? मैं उसे आराम से समझाता हूँ, अरे मेरे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे गांव के लेफ्ट और राइट गार्डियंस हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। सच बोलूं तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं जिस बात को मजाक में बोल रहा हूँ वो आगे जाकर सच बन जाएगी। हमारे गांव के लोग मुझे काफी पसंद करते थे क्योंकि मैं सबकी हेल्प करता था। फिर मैं और डेंजी घर आते हैं। घर पर माँ हमें काम में हेल्प करने को कहती है, लेकिन डेंजी वो हमेशा की तरह वहां से कल्टी मार लेता है। माँ उसके ऊपर गुस्सा होकर बोलती है, अबे ओए नल्ले, तू कोई काम नहीं करता, कम से कम यूरो की तरह मेहनती बन जा। मैं ये सब सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बस अपनी छोटी बहन के बारे में पूछता हूँ, आशा। मैं पूछता हूँ, माँ आशा कहाँ है? माँ बताती है कि आशा अंदर है और अपनी ड्यूटी पर है। मैं तुरंत उससे मिलने चला जाता हूँ। आशा एक लकड़ी की जेल के अंदर होती है। मैं उससे पूछता हूँ कि वो कैसी है। वो मुझे बहुत प्यारे तरीके से वेलकम करती है। फिर मैं उसे बताता हूँ कि आज मैंने क्या हंट किया। जब मैं कहता हूँ कि मैंने एक बर्ड का शिकार किया है तो वो खुश हो जाती है, लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि मुझे पता था गांव की हालत अच्छी नहीं है। इस बार बारिश नहीं हुई थी, खाना कम पड़ सकता था और अगर विंटर्स में भी यही हालत रही तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं आशा से कहता हूँ कि मुझे एक वाइल्ड बोर या बेयर हंट करना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ छोटे शिकार से हमारा काम नहीं चलेगा। आशा मुझे कहती है, क्या गांव के एडल्ट्स बाहर जाकर काम नहीं ढूंढ सकते? मैं उसे कहता हूँ, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा? मैंने काफी हंटिंग की है, लेकिन मुझे और भी प्रो बनना होगा। अगर मैं इस गांव में अपना नाम बना पाया तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा मुझसे पूछती है, क्या आप माम और डैड की तरह गांव छोड़कर नहीं जाओगे? मैंने साफ कहा, नहीं, जब तक तुम यहाँ हो मैं भी यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लेडी आती है और कहती है, बाहर चलो। बाहर काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। जो लोग गांव से बाहर गए थे वो सामान लेकर वापस आए होते हैं। एक आदमी बताता है कि बाहर की सिचुएशन बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंडेमिक फैल रही हो, इसलिए आज वो हर्ब्स के बदले सामान ट्रेड करेगा। लोग अपने पास का सामान देकर चीजें ले रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आती है और कहती है कि उसके सिर में दर्द है। वो आदमी उसे पेन किलर दे देता है। तब समझ आता है कि ये आदमी सिर्फ ट्रेडर नहीं, छुपा रुस्तम डॉक्टर भी है। मैं भी वहां पहुंचता हूँ। वो मुझसे पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो मुझे पहले से जानता था। उसे पता था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, इसलिए वो मेरी तरफ एक बॉल फेंकता है, क्योंकि अगर चीज आशा के लिए हो तो मैं उसे मना नहीं कर पाता। मैं बॉल देखकर खुश हो जाता हूँ। फिर वो आदमी चला जाता है। इसके बाद मैं और डेंजी काम कर रहे होते हैं। डेंजी कहता है कि वो भी इस गांव से बाहर जाना चाहता है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या सच में बाहर की दुनिया इतनी अच्छी है? पर मेरे लिए बाहर जाना आसान नहीं था। मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जा सकता था। डेंजी कहता है, अपनी बहन को साथ ले जाओ, तुम दोनों दुनिया घूम सकते हो। मैं उसे कहता हूँ कि आशा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर डेंजी पूछता है, तेरी बहन है कौन? तूने आज तक मिलवाया भी नहीं। अबे मिलवा तो सही। वो काफी मक्खन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे साफ बोल देता हूँ, चल बे निकल। हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि अचानक एक अजीब आवाज आती है। डेंजी तुरंत बोलता है, ये पक्का ड्रैगन है। मैं भी कहता हूँ, हाँ मैंने भी ये आवाज पहले सुनी है। फिर हम ऊपर देखते हैं और आसमान में एक एयरप्लेन दिखाई देता है। उसके पीछे से स्मोक निकल रहा होता है। हम उसे ड्रैगन समझ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद 2 हेलीकॉप्टर्स पूरे गांव के ऊपर उड़ने लगते हैं। गांव वाले उन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक सोल्जर किसी विलेजर का सिर उड़ा देता है। जंगल के हर तरफ मिलिट्री फैल जाती है। लोग कुछ समझ भी नहीं पाते और गन फायर शुरू हो जाती है। कुछ सोल्जर्स ग्रैनी के पास आते हैं।
ग्रैनी उन्हें देखकर समझ जाती है कि बैरियर टूट चुका है। वो कहती है, शायद ये लोग मेरे पीछे नहीं, यूरो के पीछे आए हैं। उसे जल्दी से लाओ और छुपा दो। मैं और डेंजी भी ये सब देख रहे होते हैं। गांव के कई लोग मारे जा चुके थे, कई इंजर्ड थे। डेंजी अपनी माँ के लिए भागता है क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही थी। आगे जाकर हमें 2 सोल्जर्स दिखते हैं। मैं उनके ऊपर एरो से अटैक करता हूँ, लेकिन वो हमारे ऊपर बुलेट्स चलाते हैं। डेंजी की तो हालत खराब हो जाती है, पर किसी तरह मैं उन दोनों को गिरा देता हूँ। उस गन को देखकर मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ आखिर है क्या, लेकिन इतना समझ आ जाता है कि ये वेपन बहुत डेंजरस है। हम दोनों सोल्जर्स को इंजर्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर्स को देखकर हमें अभी भी लगता है कि ये ड्रैगन्स हैं। फिर हम विलेज गेट के पास पहुंचते हैं। वहाँ 2 हेलीकॉप्टर्स हवा में घूम रहे होते हैं। मुझे समझ आ जाता है कि शायद हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। डेंजी को अपनी माँ की टेंशन है और मुझे आशा के पास जाना है। तभी मैं एक बड़ा स्टोन मूव करने लगता हूँ और डेंजी से हेल्प मांगता हूँ। जैसे ही स्टोन हटता है, हमें उसके नीचे एक सीक्रेट पाथ दिखता है। शायद इसी रास्ते से लेफ्ट और राइट गार्डियंस काम को प्रोटेक्ट करते थे। दूसरी तरफ एक रेड हुडी वाली लड़की विलेज के सामने खड़ी होती है। वो सबको देखकर बोलती है, अरे गांव वालों, कैसे हो? सब लोग उसे देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो अपने हाथ के जेस्चर से लोगों को मारना शुरू कर देती है। वो बहुत ब्रूटल तरीके से सबको खत्म कर रही होती है, यहाँ तक कि वो विमेन को भी नहीं छोड़ती। फिर वो एक छोटी बच्ची के पास जाती है और कहती है, मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाती, लेकिन उसके पास खड़े आदमी को वो तुरंत मार देती है। उसके पास कॉल आती है। वो कहती है, मैंने यहाँ का एरिया हैंडल कर लिया है, अब तुम लोग आगे आ सकते हो। इसी लड़की का नाम गाबी होता है। वो ग्राउंड स्क्वाड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि दूसरी तरफ धीरा ऑलरेडी स्क्वाड के बहुत सारे बंदों को निपटा चुका होता है। वो सोर्ड और गन दोनों का यूज कर रहा होता है, मतलब वो गन चलाना भी अच्छे से जानता है। फिर वो अपना फोन निकालकर एक लड़की को कॉल करता है और कहता है, सिचुएशन खराब है, इसीलिए मीटिंग स्पॉट चेंज करना पड़ेगा। सीन चेंज होते ही एक और लड़की दिखाई देती है। उसने ग्रैनी को मार दिया होता है और अब वो आशा के सामने खड़ी होती है। वो अपने हाथ का जेस्चर करती है और आशा की वुडन जेल एक झटके में टूट जाती है। आशा इंजर्ड हो जाती है। तभी मैं वहां पहुंचता हूँ। वो लड़की मुझे देखकर कहती है, ओह अच्छा, तो तुम हो यूरो, मैं तुम्हें ही लेने आई हूँ और तुम्हारे अलावा बाकी सबको मार दूंगी। ये सुनते ही मैं शॉक हो जाता हूँ। मैं पूछता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता हूँ। बाहर धीरा अब भी गन लेकर आगे बढ़ रहा होता है। वो कहता है, अगर ये लोग एस्केप रूट के पास रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही वो गाबी के पास पहुंचता है, उसे उसके आसपास एक डेंजरस मॉन्स्टर सेंस होता है। मतलब गाबी लोगों को मारने के लिए इसी मॉन्स्टर का यूज कर रही थी और ये मॉन्स्टर सिर्फ धीरा को दिख रहा था। गाबी उसे देखकर कहती है, ओह तो तुम सियर हो। सियर यानी वो इंसान जो मॉन्स्टर्स को देख सकता है। मॉन्स्टर धीरा पर अटैक करता है, लेकिन धीरा आसानी से बचता है। फिर वो उस पर कई ग्रेनेड्स थ्रो करता है और जोरदार ब्लास्ट होता है। इधर मेरी हालत भी खराब हो चुकी थी। वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी मेरे हाथ से वो बॉल नीचे गिर जाती है। वो बॉल रोल होकर आशा के ब्लड के पास जाती है। जैसे ही बॉल ब्लड को टच करती है, वहां से अजीब चीजें बाहर निकलने लगती हैं और वो चीजें उस लड़की को पकड़ लेती हैं। तभी एक ग्रैनी धीरा से कहती है, मुझे यहाँ से लेकर भागो। धीरा तुरंत मुझे उठाता है और बहुत तेज भागने लगता है। डेंजी भी हमारे पीछे भागता है। हम भागते हुए एक जगह पहुंचते हैं। मैं पूरी तरह पैनिक में होता हूँ। मुझे लगता है कि आशा मर चुकी है। ग्रैनी भी वहीं रह गई है। मैं कहता हूँ, वो लड़की थी कौन जिसने सबको मार दिया? उसने ऐसा क्यों किया? धीरा कहता है, अभी समझाने का टाइम नहीं है। तुम एक काम करो, ये लॉकेट लो और जाकर दोनों गार्डियंस के बीच सेंटर में खड़े हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बोलता हूँ, अबे ओए, तुम क्या बोल रहे हो? मैं करूँ क्या? धीरा बार बार कहता है, इसे ले लो, जल्दी ले लो। मैं उसकी बात मानकर आगे जाता हूँ, लेकिन जहाँ लॉकेट रखना होता है वहाँ बहुत कचरा पड़ा होता है। धीरा कहता है, अबे ओए, इसे साफ कर, वो भी जल्दी। मैं जल्दी से जगह साफ करता हूँ। जैसे ही मैं लॉकेट वहाँ रखने वाला होता हूँ, धीरा मेरा सिर जोर से नीचे मार देता है। मेरा थोड़ा ब्लड लॉकेट पर गिर जाता है। उसी टाइम एक स्नाइपर भी मुझे मारने के लिए रेडी हो चुका होता है, लेकिन तभी लॉकेट ग्लो करने लगता है और साथ में दोनों गार्डियंस भी ग्लो करने लगते हैं। अगले ही पल 2 गोल्डन डीमंस दिखाई देते हैं। वो आसमान में उड़ रहे दोनों हेलीकॉप्टर्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें बुरी तरह क्रश करने लगते हैं। ये देखकर धीरा मुझे लेकर वहां से भागता है। गाबी ये सब देख रही होती है। वो बोलती है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है। उसका डीमन उससे कुछ कहता है और गाबी उसकी बात आराम से समझ जाती है। धुआं साफ होता है। मैं किसी तरह बच चुका होता हूँ। तभी सामने से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई बात कर रहा हो। एक आवाज कहती है, क्या ये छोटा सा लड़का हमारा मास्टर है? सच में? फिर एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा मास्टर बच्चा है या बड़ा, हमें उसकी सारी बातें माननी होंगी। मैं जैसे ही उन्हें अपने सामने देखता हूँ, मेरी हालत खराब हो जाती है। धीरा मुझे बताता है, हम ह्यूमंस इन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे डीमंस, मॉन्स्टर्स और ना जाने क्या क्या, लेकिन सच में ये दोनों तुम्हारे डीमंस हैं। एक का नाम है राइट और दूसरी है लेफ्ट। मुझे अब भी सब कुछ ड्रीम जैसा लग रहा था। गांव के गार्डियंस सच में मेरे सामने खड़े थे और वो दोनों मेरे अपने थे। राइट मेरे पास आता है और कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारे मास्टर हो, तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। लेफ्ट उसे रोककर कहती है, ये अभी बच्चा है, इसे सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। धीरा अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन राइट और लेफ्ट
उसके बारे में पहले से जानते थे। राइट ने डीरा से पूछा, हमारे मास्टर को परेशान करने वाली ये सारी चीजें आखिर हैं क्या? डीरा ने उससे बताया, ये सब मॉडर्न वर्ल्ड के इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीजों को आराम से एक्सप्लेन करूं। अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि 2 लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए हमें पहले इस माउंटेन से नीचे उतरना होगा। राइट और लेफ्ट उसे साफ बोल देते हैं, हमें सिर्फ हमारा मास्टर ऑर्डर दे सकता है, तुम चुप रहो। डीरा कहता है, हाँ मुझे ये बात पता है, लेकिन अभी इसे कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या करूं? और तभी गाबी भी वहां आ जाती है। जैसे ही वो सामने राइट और लेफ्ट को देखती है, वो समझ जाती है कि यहाँ 2 डीमंस खड़े हैं। वो कहती है, आखिर ये डीमंस किसके हैं? डीरा भी गाबी के डीमन को देखकर शॉक हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि गाबी अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसने उस पर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया था, फिर भी वो बच गई। गाबी उसे बताती है, मेरा डीमन नॉर्मल नहीं है, वो काफी अलग है, उसने ग्रेनेड अटैक को भी आराम से झेल लिया, ये कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है, ये यूनिक है। तभी गाबी मुझे देखती है और मुझे देखते ही वो कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम आशा के भाई हो, मतलब आशा का ब्रदर अभी भी जिंदा था। मेरे दिमाग में तुरंत विलेज वाले लोग घूमने लगते हैं, वो सारे लोग जो मेरी आंखों के सामने मारे गए थे। मेरा पूरा गांव खत्म हो चुका था और सामने खड़ी लड़की ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे ये सब कोई नॉर्मल बात हो। गाबी मुझसे कहती है, मेरे साथ चलो। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुमने ही मेरे गांव वालों को मारा? और वो बिना झूठ बोले हाँ कह देती। उसका आंसर सुनते ही मेरे अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। राइट मुझसे कहता है, तुम हमें ऑर्डर दे सकते हो, हम अपनी पूरी पावर लगाकर इसे यहीं खत्म कर देंगे, लेकिन मैं उन्हें रोक देता हूँ। मैं कहता हूँ, आप दोनों इस विलेज के गार्डियंस हो, मैं आपको ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकता। मेरी बस आपसे 2 रिक्वेस्ट है। पहली, अगर इस विलेज में कोई सर्वाइवर बचा है तो उसे सेफ जगह पर ले जाओ, और दूसरी, मैं इस लड़की को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ, इसलिए आप दोनों में से कोई भी बीच में नहीं आएगा। मेरी बात सुनकर राइट काफी खुश हो जाता है, उससे मेरा ये आइडिया अच्छा लगता है। अब सीन चेंज होता है और हमें आशा दिखाई जाती है। वो एक ओल्ड लेडी को उठाकर पटक देती है और कहती है, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें उस चीज का पेमेंट करना होगा जो तुमने की थी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ राइट गबी पर अटैक करने के लिए सामने से आता है। गबी उसे बच जाती है, लेकिन राइट हवा में घूमते हुए उसे वार्निंग देता है, तुम्हें लेफ्ट से बचकर रहना होगा, वो लड़की काफी डेंजरस है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है। और अगले ही पल लेफ्ट गाबी को एक जोरदार किक मारती है। गाबी उड़कर काफी दूर जाकर गिरती है। मैं इसी मौके का फायदा उठाता हूँ, मैं अपना एरो शूट करता हूँ। एरो सीधा गाबी के पैर के आर पार हो जाता है। अब वो प्रॉपर्ली मूव भी नहीं कर सकती थी। मैं दूसरा एरो रेडी करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अटैक करने वाला होता हूँ, उसका डीमन उसे लेकर वहां से उड़ जाता है। मैं ये देखकर शॉक हो जाता हूँ। दूसरी तरफ राइट एक लड़की को नोटिस करता है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उस लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके आसपास कौन है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस डीमंस को देख ही नहीं सकते। फिर राइट अपनी पावर यूज करता है और उस लड़की के सामने विजिबल हो जाता है। वो बोलता है, अरे ओए बच्ची, तुम कैसी हो? और राइट को सामने देखकर वो लड़की दोबारा बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि राइट ने काफी सारे बच्चों की जान बचा ली है। वो सभी को लेकर एक सेफ जगह पर आ चुका होता है। राइट सोच रहा होता है कि जिन्होंने विलेज पर अटैक किया उन्होंने मेनली एडल्ट्स को टारगेट किया है, बच्चों को शायद जानबूझकर छोड़ा गया है। तभी अचानक आशा वहां आती है। राइट उसे देखकर कुछ से पहले आशा उस पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है, लेकिन राइट उस अटैक को काट देता है। वहां एक बड़ा ब्लास्ट होता है। राइट गुस्से में कहता है, तुम मेरे ऊपर ऐसे अटैक कैसे कर सकती हो? मेरे मास्टर ने मुझे इस विलेज के लोगों को बचाने को कहा है। आशा वहां से भाग जाती है, लेकिन राइट को उसकी बॉडी से एक जानी पहचानी स्मेल आती है। दूसरी तरफ गाबी की हालत खराब हो चुकी होती है। वो खुद को बचाने के लिए अपने डीमन का यूज कर रही होती है, लेकिन लेफ्ट उसके सामने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ रही थी। गाबी का डीमन अपने माउथ को बंद करके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लेफ्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका माउथ खोल देती है। तभी मैं एरो शूट करता हूँ। एरो सीधा गाबी की चेस्ट के आर पार चला जाता है। गाबी बुरी तरह घायल हो जाती है और तभी आशा भी वहां आ जाती है। वो आते ही एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट करती है और सीधा गाबी के पास पहुंच जाती है। मैं उसे देखकर अपना एरो उस पर तान देता हूँ। मैं पूछता हूँ, अब तुम कौन? वो कहती है, मैं तुम्हारी बहन आशा हूँ। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। मेरी बहन आशा? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मेरी बहन तो इतनी बड़ी नहीं थी, वो इतनी टॉल नहीं थी, वो तो उस वुडन जेल में बंद थी, वही तो मेरे साथ रहती थी। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी राइट भी वहाँ आ जाता है। वो मुझे बताता है, इसकी बॉडी से बिल्कुल वैसी ही स्मेल आ रही है जैसी तुम्हारी बॉडी से आती है। इसका मतलब तुम दोनों सिबलिंग्स हो। ये सुनते ही मैं शॉक हो जाता हूँ। मैं आशा से पूछता हूँ, अगर तुम रियल आशा हो तो वो लड़की कौन थी जो इतने सालों से हमारे साथ विलेज में रह रही थी? आशा मुझे सब एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो बताती है कि हमारे पेरेंट्स 10 साल पहले विलेज छोड़कर चले गए थे और वो अपने साथ उसे भी लेकर गए थे, यानी रियल आशा को। लेकिन विलेज वाले ये नहीं चाहते थे कि मैं भी उनके साथ चला जाऊं, इसलिए उन्होंने मेरे सामने एक फेक आशा बना दी। वो जानते थे कि जब तक मेरी बहन विलेज में होगी मैं विलेज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही मेरे अंदर सब कुछ टूट जाता है, जिसे मैं अपनी बहन समझकर इतने सालों तक प्रोटेक्ट कर रहा था। वो असली आशा थी ही नहीं, मेरे पेरेंट्स जा चुके थे। रियल आशा मेरे सामने खड़ी थी और मेरा पूरा बचपन एक झूठ पर बनाया गया था। आशा मुझे सारी बात समझा देती है, लेकिन मेरा गुस्सा अब भी कम नहीं होता। मेरा एरो अब भी उसी पर तना हुआ होता है। तभी डीरा मुझे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, अगर तुम अपने भाई से मिल चुकी हो तो पीछे हट जाओ, लेकिन मैं मना कर देता हूँ। डीरा मुझे समझाता है, शायद
शायद तुम नहीं जानते, ये लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। ये लोग स्ट्रांग हैं और अगर फाइट ऐसी ही चलती रही तो बाकी विलेज वालों को और नुकसान हो सकता है। मैं गाबी की तरफ देखता हूँ। मेरा गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन मैं कहता हूँ मैं गाबी को नहीं मारूंगा। अगर ये लोग उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं, आशा मेरी बात मान लेती है। इसके बाद मैं अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे जाने के बाद गाबी आशा से पूछती है, तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? आशा कहती है, मैं बस उसके दिल का दर्द देखना चाहती थी और मैं खुश हूँ कि मेरा भाई अब भी जिंदा है। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही पल ग्रैनी दोबारा से विलेज का बैरियर एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। गाबी आशा से कहती है, हमें जल्दी निकलना होगा वरना हम इसी विलेज में ट्रैप हो जाएंगे। अब सीन चेंज होता है। हमें कुछ ट्रैकर्स दिखाई देते हैं जो माउंटेन पर आए होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम पहले उन्हें चॉपर्स की आवाज सुनाई दी थी। उनमें से एक कहता है कि शायद चॉपर्स इसलिए आए होंगे क्योंकि इस माउंटेन पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं, कोई इतनी ऊपर आता भी नहीं। फिर एक आदमी बताता है कि इस माउंटेन पर एक ऐसा विलेज भी है जो अपने आप गायब हो जाता है। अगर कोई इंसान वहां चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता क्योंकि वो विलेज खुद ही गायब हो जाता है। मैं और डीरा विलेज में वापस जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विलेज सच में गायब हो चुका होता है। डीरा मुझसे कहता है, अब वो लोग जान चुके हैं कि तुम उस विलेज में थे, इसलिए वो तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। हमें बचने के लिए आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ब्लेंड होना पड़ेगा। फिर हम दोनों माउंटेन से बाहर आते हैं। बाहर डीरा की एक फ्रेंड हमारा वेट कर रही होती है। उसका नाम हाना है, लेकिन जैसे ही वो हमें देखती है वो डीरा पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुमने कहा था कि तुम एक इंसान लेकर आओगे, ये दो डीमंस यहाँ क्या कर रहे हैं? यानी हाना भी डीरा की तरह डीमंस को देख ही सकती है। डीरा उससे बताता है कि इस टाइम मेरी जान डेंजर में है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। राइट और लेफ्ट गाड़ी को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये चीज क्या है। हाना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो डीरा की जूनियर है। डीरा राइट और लेफ्ट से पूछता है, क्या तुम्हें आसपास किसी और डीमन के होने का एहसास हो रहा है? दोनों मना कर देते हैं। डीरा कहता है, ठीक है, तो हमें जल्दी से किसी क्राउडेड प्लेस पर जाना होगा। वो कहता है, चलो जल्दी कार में बैठो। मैं कार को देखकर पूछता हूँ, क्या मैं इसमें जाऊंगा? ये है क्या चीज? हाना मुझे समझ आती है कि ये गाड़ी एक हॉर्स की तरह है, बस ये काफी फास्ट भागती है। ये सुनते ही हम सबको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है। दूसरी तरफ आशा और गाबी अपने साथियों का वेट कर रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद उनके साथी वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक आदमी गाबी से उसका हाल पूछता है। गाबी बताती है कि अभी भी उसके शोल्डर में पेन हो रहा है क्योंकि एरो का टुकड़ा अब भी उसके शोल्डर में फंसा हुआ है। उसके पैर से एरो निकाल दिया गया है, लेकिन पेन अभी भी काफी है। उस आदमी का नाम जिन होता है। जिन आशा से उसके ब्रदर के बारे में पूछता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें अपने भाई की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग गया? आशा कहती है, हाँ, मेरा भाई अभी जिंदा है। जिन कहता है, अगर हमारे पास चॉपर्स होते तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ लेते, लेकिन हमने अपने 2 चॉपर्स और काफी सारे लोग खो दिए हैं। जब गाबी बताती है कि वहाँ डीरा भी था और यूरो उसी के साथ भागा है, तो जिन गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, अगर उस टाइम डीरा वहाँ था तो ऐसा होना नेचुरल है। लगता है मुझे अपने डीमंस वहाँ लाने चाहिए थे। दूसरी तरफ डीरा हाना को सारी बातें समझा रहा होता है। हाना कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सारे लोग सिर्फ एक लड़के को लेने आए थे। डीरा बताता है कि अब वो लोग मेरा नाम और मेरा फेस दोनों जान चुके हैं, इसलिए मुझे अपना नाम और लुक दोनों चेंज करना पड़ेगा। हाना परेशान होकर कहती है, मैं तो बस एक आराम की लाइफ चाहती थी, लेकिन लगता है ये चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसे लगता है कि ये लोग कागेमोरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी लेफ्ट और राइट को कुछ सेंस होता है। लेफ्ट बताती है, हमें यहाँ कुछ सेंस हो रहा है। डीरा समझ आता है कि आसपास कोई डीमन है, यानी कोई हमारा पीछा कर रहा है।